शब्द हैं अपने पास में, एक तो संख्याएं और दूसरा है वास्तविक। ठीक है, तो संख्या कितने प्रकार की होती हैं और वास्तविक क्या है? वास्तविक का मतलब है रियल। रियल से तात्पर्य रखता है जो कि वास्तव में हमें जो संख्याएं दिखाई देती हों या जिन्हें हम लिख सकते हो, जिन्हें हम परिभाषित कर सकते हो, तो उन्हें हम कहते हैं वास्तविक। ठीक है, संख्याएं यहाँ पर कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं भी यहाँ कई प्रकार की होती हैं। मूलतः मैंने आपको बताया होगा पिछले कक्षा में, या आप पढ़ कर भी आए होंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि कुछ संख्याएं कितने प्रकार की होती है, संख्याओं से संबंधित समझेंगे। तो संख्या में आता है एक तो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में आता है जो हम प्रकृति में जिन संख्याओं को जानते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, और इन्हें हम मंझले कोष्ठक के अंदर एक लिखते हैं, इस प्रकार लिखेंगे 1 2 3 4। ये संख्याएं जो बनी है इन्फिनिटी तक, ये कहलाती है प्राकृत संख्या। इन्फिनिटी या अनंत कहलाता है, यानी अनंत तक होती है। कहाँ तक होती है? अनंत तक, यानी इसका कोई एंड नहीं होता, प्राकृत संख्याएं। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जिसमें कि जीरो भी सम्मिलित होता है, 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब प्राकृत संख्याओं का एक चिन्ह आता है n, n फॉर नेचुरल नंबर। क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, और पूर्ण संख्याओं को कहते हैं W से व्यक्त करते हैं, और ये कहलाते हैं होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर कहलाता है, पूर्ण संख्याएं। अब आपके पास में एक चीज समझना कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, इन दोनों में, नेचुरल नंबर में और आपकी पूर्ण संख्याओं में, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? सिर्फ जीरो का। इसका अंतर है, कभी कभी बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है सर प्राकृत संख्याएं कौन सी है और पूर्ण संख्याएं कौन सी है, तो इसमें केवल जीरो सम्मिलित होता है। तीसरा पॉइंट आता है पूर्णांक। अब हम पूर्णांक को समझते हैं। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स, जैसे i से व्यक्त करते हैं। पूर्णांक कहलाती है यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो, तीनों सम्मिलित होती है, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो। अब ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो सभी सम्मिलित होती हैं, लेकिन ये संख्याएं पूर्ण होती हैं। अब पूर्ण अंक, इसका संधि विच्छेद हुआ हमारे पास में, पूर्ण प्लस अंक यानी पूरा अंक। लेकिन अब इसमें ये नहीं कह रहा कि आप ऋणात्मक है या धनात्मक, अंक पूरा है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। अब यानी हम यहाँ संख्या लिखें तो माइनस इन्फिनिटी से लिखना शुरू करेंगे, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये कहलाती है हमारे पास में कौन सी संख्या है? पूर्णांक। तो तीनों में अंतर आपको समझ में आ गया। ये कहलाती है प्राकृत संख्याएं, यानी 1 2 3 4 जीरो सम्मिलित है, पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक तथा इसमें जीरो सम्मिलित हो, तो ये कहलाती है हमारे पास में पूर्णांक। अब आता है संख्याएं समझ लेने के बाद में वास्तविक शब्दों में कौन कौन से हुए। वास्तविक में हमने पढ़ा होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त समुच्चय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, यानी इससे तात्पर्य हुआ कि परिमेय भी सम्मिलित है इसमें और अपरिमेय भी सम्मिलित है। अब दो शब्द होगा हमारे पास, परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। परिमेय संख्याएं वो कहलाती हैं, यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कौन सी? P/Q के रूप का रूप हो। दूसरी बात, इसमें हर का मान शून्य ना हो। क्यों? हर अगर शून्य हो जाता है, तो ये संख्या अनंत बन जाएगी, जिसे हम कभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के रूप में नहीं दर्शा सकते, क्योंकि अनंत का कोई एक वास्तविक मान नहीं होता। ठीक है ना? तो यानी यहाँ ये संख्या P/Q के रूप में लिखी जाएगी तथा हर का मान शून्य नहीं होगा। दो चीजें इसमें रीडिंग करने की। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्या। अब इसमें अपरिमेय संख्याओं में ये समझो कि परिमेय संख्याएं जो
अपरिमेय हो, यानी जिनका कि परिमेय गुण विद्यमान न हो। परिमेय संख्याओं में क्या होता है कि भाग देने के बाद में दशमलव के बाद में संख्याएं कुछ स्थान तक आने के बाद में फुल स्टॉप हो जाती है, यानी उसमें आगे मान नहीं आता, यानी हर अंश में हर का भाग देने के बाद में भागफल कुछ दशमलव के स्थान तक आगे जाता है और उसके बाद में रुक जाता है। लेकिन यहाँ अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है कि भाग देने के बाद में मान निकालने के बाद में यह मान स्टॉप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के जैसे कि √2 का मान है √2 या √3 या √5, यानी समस्त अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल ये एक प्रकार की अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसमें मान निकालेंगे ना तो दशमलव के बाद में यहाँ कभी भी पेयर्स इक्वल नहीं आते, तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब मेरे पास में यहाँ एक शब्द था वास्तविक संख्या। अब इसमें एक चीज विधि आती है इसी में वास्तविक संख्याओं में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको संख्याएं वास्तविक और ये दोनों चीज समझा दी। तो देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया प्रमेय का प्रमेय का ये अपना आज का टॉपिक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब समझते ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। आपने भाग देना सीखा होगा, जैसे मैंने अभी परिमेय संख्या में क्या रखा था, जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, तो इसमें यूक्लिड विभाजन क्या लगेगा। यूक्लिड विभाजन है कि जैसे कि सपोज करो कि P में आपने Q का भाग दिया, या ये हो सकता है A में B का भाग दिया, तो भाग देने के बाद में मान क्या आता है। तो ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया किसी पूर्णांक A में B का भाग लेने पर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, भागफल और शेषफल के रूप में दो अन्य पूर्णांक प्राप्त होते हैं, तो इनके बीच का जो संबंध है वह यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब आता ये है कि यहाँ पर इसको हम कैसे लिखते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि हम भागफल और शेषफल के बीच में क्या संबंध दिखाते हैं। तो देखिए भाज्य की संख्या में अगर भाजक का भाग दोगे तो आपको भागफल प्राप्त होगा इधर, ठीक है, और शेषफल प्राप्त होगा नीचे की ओर, ये शेषफल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ हम इनको चिन्हित करते हैं। भाज्य के लिए हम जैसे A में अगर B का भाग दे रहे हैं ना, तो A भाज्य का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, और B भाजक का काम कर रहा है। भाज्य और भाजक, भाज्य की संख्या में भाजक का भाग देने पर हमें दो नए पूर्णांक भागफल और शेषफल प्राप्त हो जाते हैं, दो नए पूर्णांक, ठीक है ना। तो यानी A में B का भाग दिया तो भागफल के रूप में Q और शेषफल के रूप में R प्राप्त हुआ, यानी A में B का भाग देने पर दो नए पूर्णांक Q तथा R प्राप्त होते हैं। अब ये सब देखना है कि R और B के बीच में क्या संबंध होगा। तो यहाँ ये देखिएगा, आप लिखते हो जैसे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, यही रूप लिखते हैं हम हिंदी में, ठीक है। अब हम इसको संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं। संकेत के रूप में इसी लाइन को दोहराना है। A भाज्य का काम कर रही है, भाजक का काम B कर रहा है, भागफल का काम Q है और शेषफल का मान R है। तो यानी ये कहलाया A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान लेस देन B लेकिन ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, B से छोटा, यानी शेषफल का मान भाजक की संख्या से छोटा हो और इतना छोटा हो कि ये 0 तक हो सकता है, यानी R का मान कम से कम 0 और अधिकतम लेस B होता है, अधिकतम लेस B होता है। तो ये कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक छोटा सा सूत्र A बराबर BQ प्लस R के रूप में। पर इसका प्रयोग होता है दो संख्याओं A और B के बीच में HCF निकालना। क्या निकालना? HCF निकालने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दो संख्याओं A और B के बीच में HCF निकालना। अब हमारे पास आता है शब्द एल्गोरिथम। यहाँ एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम है सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। अब प्रमेय का क्या है कि प्रमेय का है कि एक सिद्ध किया हुआ एक कथन कहलाता है। अब यहाँ आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में दो संख्याओं के मध्य में HCF यानी मैसे ज्ञात करना। HCF का मतलब होता है मैसे,
यानी महत्तम समापवर्तक, यानी दोनों संख्याओं के बीच में वह उभयनिष्ठ संख्या जिससे कि समान भाग चला जाए दोनों में, उसे हम में से कहते हैं। अब आप देखिए ए में बी का भाग देने पर क्या क्या प्रक्रिया है, स्टेप वाइज देखिएगा इसके चरण, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी इसके कुछ चरण क्या है। पहले आता है ए में अगर बी का भाग देते हैं, ए में बी का भाग देने पर यदि ये रूप हुआ a बराबर बी क्यू वन प्लस आर वन, ए बराबर बी क्यू वन प्लस आर, यानी भागफल Q1 और शेषफल R1 है। तो यहाँ ये समझो कि R1 का मान, मैंने यहाँ आपको दो चीज़ बताई है, R 0 हो शेषफल या इससे छोटा हो। अब इन दोनों स्टेप में यदि शेषफल 0 है तब में से क्या हुआ, A और B का में से, यानी ये कहलाया केवल B, तब ये B में से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि R1 नॉट इक्वल 0 हुआ तब में से के लिए इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाएगा, किन के बीच में, तब प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी, प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी, दोहराई जाएगी किसके मध्य, B तथा R1, B तथा R1 के मध्य, इनके बीच में दोहराएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ दूसरा पॉइंट आ जाओ, इस आप B और R1 के बीच में दोहराएंगे, तो B बटा R1, क्योंकि B बड़ा है, यहाँ ये समझिएगा A बड़ा है B से, तब तो आपने A में B का भाग दिया। अब यहाँ आता है अपने पास में कि साहब B बड़ा है R1 से, तो हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं और भाग क्या होगा यहाँ पर ज्ञात कि B बराबर R1 Q2 प्लस R2, क्योंकि ये तो भागफल की संख्या भाजक की है और ये भाज्य है, ये भागफल है और ये शेषफल हुआ नया, ठीक है ना। अब इस स्थिति में पहुंचकर आप ये देखेंगे कि शेषफल जो R2 था, शेषफल जो R2 था, इसकी क्या स्थिति इन दोनों में से, कि यदि R2 0 है तब तो में से कहलाया यहाँ पर कौन, R1, में से R1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर R2 नॉट इक्वल 0 है तब क्या होगा, तब आपको प्रक्रिया फिर दोहरानी पड़ेगी, प्रक्रिया पुनः दोहरानी पड़ेगी, दोहराई जाएगी। अब ये प्रक्रिया दोबारा दोहराने का मतलब है किन के बीच में दोहराई जाएगी, R1 R2 के बीच में, यानी R1 R2 के मध्य। अब इसमें कौन किससे बड़ा है, ये समझो कि R1 बड़ा होगा R2 से, क्योंकि R2 यहाँ शेषफल का काम कर रहा है। तो तीसरी बात ये आ गई कि R1 बटे R2, यानी अब ये समझो कि R1 ग्रेटर है R2 से, तब R1 बराबर R2 Q3 प्लस R3 ये रूप आ जाता है, क्योंकि यहाँ ये आपका भागफल हुआ नया और ये नया आपका शेषफल हो जाता है। अब ये तीसरा जो शेषफल आया, यदि ये भी इसी स्थिति में यदि R3 0 है तो यानी में से क्या हुआ, तब में से कहलाएगा यहाँ पर R2, तब में से क्या कहलाएगा R2। और अगर मान लो कि R3 यहाँ पर नॉट इक्वल 0 है तब प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी, प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी, दोहराई जाएगी। तो ये 3 पॉइंट आ। अब इसमें एक चीज यहाँ समझना कि R1 0 है तो में से B है, R2 0 है तो में से R1 है, और R3 0 है तो में से R2 है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया बार बार दोहराते जाएंगे। और कहाँ तक दोहराएंगे, यदि सपोज करो कि Rn 0 है, यदि Rn 0 है तो में से कौन हुआ, तब A और B के मध्य, यानी में से तो हमें इनके बीच में ही निकालना है, दोनों के बीच में, तो तब A और B के मध्य, A और B के मध्य में से होगा यहाँ पर Rn-1 वाली संख्या। अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि R2 के 0 होने पर R1 में से है, R3 के 0 होने पर R2 में से है, तो इसका मतलब एकम पद ही इसका में से बता रहा है, तो यानी यहाँ ये में से हो जाएगी। तो ये तो था हमारा पूरा प्रोसेस यानी प्रक्रिया स्टेप। लेकिन अब एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से देखिएगा, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा कि
दो संख्याएं 135 और 225 हैं, यानी एग्जाम्पल के तौर पर 135 तथा 225 के मध्य मैं से ज्ञात करूं। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए, जो मैंने अभी आपको ये स्टेप बताया इसके अनुसार समझते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, पहला जो चरण है वो ये कहता है कि 225 बड़ा है 135 से। हम यही बता रखा है कि ए बड़ा है बी से, तब भाग देंगे 225 में 135 का। देखिए 225 में 135 का भाग दिया, कितनी बार भाग जा सकता है? 2 बार, तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, एक बार गया 135। ठीक है, बचा कितना इस जगह पर? 0 और 9। ठीक है, 90 बच गया शेषफल। अब ये समझना कि यहाँ ये 225 है, ये 225 इक्वल हुआ 135 गुणा 1, 135 गुणा 1 प्लस 90। अब यहाँ ये शेषफल हमारा जो 90 है ना, 90 ये नॉट इक्वल 0 हुआ, नॉट इक्वल 0 हुआ। ये मैंने बताया था यहाँ पर R1 अगर नॉट इक्वल 0 है तो प्रक्रिया पुनः दोहराओ। ठीक है, वापिस आ जाइए सब। अब किस किस के बीच में? 90 और 135 के बीच में, क्योंकि ये काम कर रहा है R1 का और ये काम कर रहा था B का, और ये है हमारी एक ही संख्या, तो इन दोनों के बीच में दोहराएंगे। ठीक है सर, अब यहाँ लिखेंगे 90 और 135, 90 और 135 में कौन बड़ा है? 135 ग्रेटर देन 90, बड़ा है, 90 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ 135 में 90 का भाग देना। ठीक है ना, तो शेषफल का ही भाग देना है भाजक की संख्या में। तो यहाँ लिखेगा 135 और नीचे लिखो 90 का भाग देना, तो ये एक ही बार भाग जा सकता है, तो यहाँ शेष बचा 45। अब पुनः वही स्थिति आ गई कि सब 135 जो है वह 90 गुणा 1 और प्लस 45 कहलाया। इस कंडीशन में यहाँ 45 जो है ना वो भी नॉट इक्वल 0 है, तब भी नॉट इक्वल 0 है, अभी भी भाग नहीं है यहाँ। तो यानी यहाँ दूसरी सिचुएशन बता रहा था ना, प्रक्रिया पुनः दोहराओ, तो फिर हम पुनः प्रक्रिया अपनाते हैं। तो यहाँ देखिएगा 45, अब किसके इसके बीच में संबंध होगा? ये R2 का और ये R1 का भी होगा। तो यहाँ ये देखते हैं R2 और R1, यानी 45 और तीसरा पॉइंट 45 और 90 के मध्य, 45 और 90 के मध्य इनके बीच में दोहराएंगे तीसरे पॉइंट के अनुसार। जहाँ तक जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाए तब तक दोहराते जाते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में दोहराने का मतलब ये हुआ कि यहाँ ये देखो कि 90 बड़ा है 45 से, 90 बड़ा है 45 से, तो इसका मतलब 90 में 45 का भाग देना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 45 से 90 में भाग देना, तो यानी ये 2 बार भाग चला जाता है, बचेगा शेषफल कुछ नहीं, यानी 0। अब इस स्थिति को लिखो आप 90 यूक्लिड प्रमेय के अनुसार 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। अब शेषफल जो तीसरा आया ना R3 के स्थान वाली संख्या, यह 0 है। यहाँ R3 क्या है? 0 है। यहाँ तीसरी बार में जाकर हमारे हो सकता है पहली बार ही 0 आ जाए, हो सकता है दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, चौथी बार आए, पांचवी बार आए। ऐसा नहीं होगा कि नहीं आए 0, किसी न किसी एक पॉइंट पर जाकर ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ ये 0 आता है, इसका अर्थ ये बता रहा था अगर तीसरी बार में 0 आ जाता है तो ये मैं से बता रहा था R2, यानी यही वाला स्वयं 45। तो यानी यहाँ 135 और 225 जो कि A और B का काम कर रही है, 135 और 225 का में से क्या कहलाएगा? का में से हुआ यहाँ पर 45। ये तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हुआ। लेकिन आप ये समझते हैं कि साहब चलो ठीक है, ये हमने चेक कर लिया 45 आ गया, क्या मेरा आंसर सही है या गलत है? इसकी जांच करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं 135 के फैक्टर कर लेता हूँ, 135 के खंड कर लेता हूँ और 225 के भी खंड कर लेता हूँ। तो देखिएगा इसके खंड करेंगे तो 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इसमें भी 5 का भाग देते हैं, 5 चौक 20, 5 5 25। फिर इसमें भाग देते हैं हम यहाँ पर 3 का, 3 9 27 और 3 से भाग देंगे 3 और 3 का भाग देंगे 1। ठीक है, इसमें भाग देते हैं तो 5 से 9 और फिर 3 से देंगे 3 बार और 3 का देंगे फिर वापस से 1 बार। इसका मतलब ये हुआ 135 के जो फैक्टर आए ना वो 5
इंटू 3 इंटू 3 और जो 225 का जो फैक्टर आता है वो है 5 इंटू 5 इंटू 3 अब मैं से ये कहता है कि समान गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी मैं से, यानी यहाँ आप मैं से बताएंगे तो मैं से ये बताएंगे समान गुणनखंड बनूंगा, एक तो 5 एक ये 3 और एक ये 3, ठीक है ना। तो 5 इंटू 3 ये सिमिलर गुण फैक्टर हैं, लेकिन ये 3 और 5 ये दो सिमिलर नहीं हुए। इनके सिमिलर नहीं होने के कारण हम इन दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है, मैसे के लिए। तो यहाँ सिमिलर फैक्टर जो लिए जाते हैं वो ही काम में आते हैं मैसे के लिए। अब इसका आंसर कितना हुआ, 5 के 15 के 45। क्या आपका यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया से निकाला गया आंसर जो आपके कॉमन फैक्टर से निकाले गए आंसर के इक्वल आया? ये आपकी जांच करें, या आपके लिए यहाँ पर क्या करें, जांच प्रक्रिया करें। तो इस प्रकार अन्य भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो। जांच करने के लिए आप यह तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे अगर पेपर में लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निम्न में का दो संख्याओं का मैं से ज्ञात करूँ तो आपको यही तरीका अपनाना होगा। आया समझ में? ओके।